सो यस, टॉकिंग अबाउट इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल, ये जो है वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑडिटिंग के अंदर। इस चैप्टर के अंदर हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या रहने वाले हैं, हम जो है वो अच्छे से सीखने वाले हैं। इंटरनल चेक का मतलब क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या होता है, एंड ये जो है वो कैसे कैसे जो है वो इंटरनल चेक को जो है वो लगाया जाता है, एंड सो ऑन। सो आर यू गाइज एक्साइटेड अबाउट लर्निंग ऑल दिस? सो वट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, लेसन नंबर 2, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल वाला चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम जो है वो ये वाला चैप्टर जो है वो सीखने वाले हैं। सबसे पहले जो है ना, हम ये समझ लेते हैं इंटरनल चेक सिस्टम का मतलब क्या होता है। बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, हम सबसे पहले ये सीख लेते हैं इंटरनल चेक का मतलब क्या होता है। इंटरनल चेक का मतलब है, ये जो है वो एक इंटरनल चेक का मतलब है, ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर किसी भी पर्सन को, कोई भी पर्सन को जो है वो अथॉरिटी टास्क की नहीं दी जाएगी स्टार्टिंग से एंड तक। मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी भी पर्सन को जो है स्टार्टिंग से एंड तक पूरी की पूरी अथॉरिटीज़ दी गई है। इंटरनल चेक जो है वो ये कहता है कि किसी भी पर्सन को जो है वो, मतलब ये जो है वो इंटरनल चेक जो है वो ये इंश्योर करता है कि किसी भी पर्सन को अथॉरिटी ना मिले ऑफ टास्क फ्रॉम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ये कौन बोलता है? इंटरनल चेक जो है वो बोलता है। तो यहाँ पर ये जो इंटरनल चेक है ना, ये क्या बोलता है कि यहाँ पर चेक्स जो है वो लगे होने चाहिए डे टू डे फ्रैक्शंस पर, जो कि कॉन्टीन्यूसली जो है वो ऑपरेट करते रह रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ अवर रूटीन सिस्टम। जहाँ पर एक पर्सन का वर्क, जो भी एक पर्सन का वर्क है ना, वो जो है वो कौन जो है वो, या तो वो जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो जो भी वो कर रहा है, या तो जो है वो, या तो उसका काम जो है वो इंडिविजुअली चेक करा जा रहा है, या तो कोई और पर्सन जो है उसके काम को जो है वो क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। उसे क्या बोला जाता है? इंटरनल चेक। मतलब कोई और पर्सन जो है उसके काम को चेक कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाता है इंटरनल चेक के अंदर, मतलब कोई भी सिंगल पर्सन के पास में कंप्लीट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पर हम जो है वो और चीज़ें देखो, ये चीज़ें सीखते हैं इंटरनल चेक सिस्टम के अंदर। ये मतलब एक ऐसा मेथड है जहाँ पर जो है वो क्या करा जा रहा है, बिजनेस कंसर्न के जो अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं, या फिर फैक्ट्री वगैरह कह लो, जहाँ पर ड्यूटीज़ जो होती है ना डिफरेंट क्लर्क की, वो इस तरीके से अरेंज करी जाती है ताकि जो एक पर्सन का वर्क है ना, वो ऑटोमेटिकली दूसरा पर्सन जो है वो चेक कर ले। जैसे आपने देखा भी होगा कि एक पर्सन का वर्क जो है वो दूसरे पर्सन को जो है वो चेक करना का काम जहाँ पर भी होता है ना, उसे क्या बोला जाता है? इंटरनल चेक सिस्टम जो है वो बोला जाता है। जैसे आप जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे जो है वो ये समझ सकते हो, जैसे अगर मान लो कोई मॉल वगैरह है, ठीक है, मॉल वगैरह के अंदर अगर मान लो जो भी काम जो है वो, अगर आपने जो है फाइनल काउंटर पे जो है वो स्लिप बनाई, ठीक है, काउंटर पे स्लिप बनी आपकी, और उसके अंदर वो जो काउंटर वाला होता है वो एक बार आपके जो चेक कर लेता है आपके थैले में, हाँ ये आइटम है, और उसने सारा प्रॉपर बिल बना दिया है। उसके बाद में जब आप एंट्री जो है वो ना बाहर निकलने की कोशिश करते हो ना, तब आपकी वो स्लिप भी देखते हैं। वो एक ना, मतलब मैं जो है वो एक आंटी खड़ी होती है या तो एक भैया खड़े होते हैं, जो कि आपकी स्लिप देखकर उस पर पंच कर देते हैं। अगर आप मॉल में गए होंगे तो आपको ये पता होगा कि वो जो है वो पेन कर देते हैं कि हाँ वही वही आइटम जो है वो आप लेके तो जा रहे हो, या और कोई और एक्स्ट्रा आइटम तो नहीं लेके जा रहे हो। तो ये क्या है? ये इंटरनल चेक है, जहाँ पर एक पर्सन का काम जो है वो ऑटोमेटिकली दूसरे पर्सन ने चेक कर लिया। तो एक बात बताओ, यहाँ पर क्या जो है वो हो रहा है? यहाँ पर फ्रॉड की पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, एक तरह से एरर की पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, कोई भी इरेगुलरिटी है उसकी पॉसिबिलिटी भी मिनिमाइज हो जाती है। अनलेस क्लर्क्स ने आपस में कॉल्यूशन कर रखा है तो कुछ नहीं कह सकते। मतलब अगर वो दोनों, एक काउंटर पे बैठा बंदा और एक जो है वो वहाँ पर जो बंदा खड़ा है, जो फाइनली जो बाहर की साइड में खड़ा हुआ है, जो स्टेपल कर रहा है मतलब उन पेजेस को, कि मतलब जो भी बिल है उसको ये देखने के लिए कि वो सही है, अगर अनलेस एंड अनटिल वो दोनों जो है वो कॉल्यूड करना चाह रहे हैं, वो दोनों जो है वो निपटाना चाह रहे हैं, वो दोनों फ्रॉड मिलके करना चाह रहे हैं, गप करना चाह रहे हैं, कुछ पैसा या फिर कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो वो बातें अलग हैं, वहाँ पर तो होगा फ्रॉड। बट जब तक अगर मान लो वो कुछ कॉल्यूड नहीं करना चाह रहे हैं, तब तक क्या होगा? तब तक फ्रॉड की पॉसिबिलिटी, एरर की पॉसिबिलिटी, इरेगुलरिटी की पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। जैसे कि देखो, मैंने कहा, ये जैसे एक एग्जांपल देखो, समझो रिसिप्ट, मान लो जो कैश का रिसिप्ट हुआ, कैश रिसीव हुआ, वो कैशियर ने जो है वो कहाँ पर एंटर कर दिया? कैश बुक की डेबिट साइड में एंटर कर दिया। तो ये जो एंट्री है ना, ये कौन जो है वो, अनदर अनदर क्लर्क जो है वो उस एंट्री को जो है वो क्या करेगा? अपने लेजर में लेके जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड में,
वो कस्टमर को भेजा गया बाय द थर्ड क्लर्क एंड सो ऑन। तो जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, आप वो बेस्ट जो है वो एग्जांपल समझ के चलो, कि जो मैंने आपको मॉल वाला एग्जांपल दिया, कि वो जो है वो आप इंटरनल चेक के लिए आप समझ सकते हो। ठीक है। दस द सेम ट्रांजेक्शन जो है वो डिफरेंट हैंड के अंदर गई एंड वर्क ऑफ वन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो दूसरे पर्सन ने चेक कर लिया। जैसे काउंटर वाले का काम जो है वो जो बाहर वो जो पर्सन जो खड़ा है या खड़ी है मैम जो कि बिल पे स्टैपल कर रही है, ऑटोमेटिकली चेक हो गया। तो इससे क्या हो गया, लेबर जो है वो डिवीजन भी हो गया, डिवीजन हो गया लेबर का, एंड इससे पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड एरर जो है वो मिनिमाइज हो गया। अनलेस सारे के सारे जो हैं वो तीनों ने जो है वो ज्वाइन हैंड कर रखा है इन डिफ्रॉडिंग देयर एम्प्लॉयर, तो कुछ नहीं कह सकते। अगर उन्होंने जो है डिफ्रॉड करने का सोचा हुआ है दोनों ने, तो हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी जो है वो क्या होगा, पॉसिबिलिटी है कि फ्रॉड जो है रिड्यूस होगा, अगर ये वाला केस ना हो कि वो मिली भगत करके फ्रॉड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो बात अलग है। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द स्पेशल कमेटी, जो भी टर्मिनोलॉजी अकाउंट जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट 1949 है, उसने क्या कहा, मतलब ये जो है ना, इस कमेटी और इस इंस्टीट्यूट ऑफ जो है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स 1949 ने एक बात कही कि इंटरनल चेक का मतलब है ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर अकाउंटिंग मेथड्स हैं एंड डिटेल एस्टेब्लिशमेंट के वो इस तरीके से लेट डाउन करे गए हैं कि जो अकाउंट्स प्रोसीजर है ना, वो किसी भी पर्सन के, मतलब किसी की पर्सन के एब्सोल्यूट एंड इंटरनल इंडिपेंडेंट कंट्रोल में नहीं होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा ही था, मतलब किसी भी एक पर्सन के पास में पूरी अथॉरिटीज नहीं होगी, स्टार्टिंग से एंड तक लेकर, पूरी स्टार्टिंग से एंड तक लेकर एक पर्सन को अथॉरिटी नहीं देनी है। वही जो है वो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स ने कहा था कि यहाँ पर जो है वो किसी के पास में एब्सोल्यूट एंड इंडिपेंडेंट कंट्रोल नहीं होगा, एंड ऑन द कॉन्ट्री जो वर्क ऑफ वन एम्प्लॉई है वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा ऑफ डैट ऑफ द अदर, एंड कॉन्टिन्यूस ऑडिट जो है वो ऑफ बिजनेस इज मेड बाय द एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये तो जो है वो जस्ट वही वाली बात हो गई, बस उसी चीज़ को घुमा के लिखा हुआ। ठीक है। अब असेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं इंटरनल चेक के, मतलब क्या चीज़ों पर जो है वो निर्भर होता है इंटरनल चेक। असेंशियल एलिमेंट्स क्या आ जाते हैं कि चेक होगा डे टू डे ट्रांजेक्शन्स पर। देखो, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को जो है वो चेक करा जाता है। इंटरनल चेक जो है कहाँ लगाए जाते हैं, कि हम चेक्स लगाएं डे टू डे ट्रांजेक्शन्स पर जो है वो लगाएं, कि हमें जो है वो चेक्स जो है वो लगाने पड़ेंगे। किस चीज़ों के ऊपर चेक्स लगाने पड़ेंगे, डे टू डे जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर चेक लगाना। एंड यहाँ पर जो चेक्स हैं ये कॉन्टीन्यूसली जो है चलते रहते हैं, पार्ट ऑफ द रूटीन सिस्टम। ये रूटीन सिस्टम में ऐसा नहीं होगा कि आपको एक दिन वो बंदा खड़ा हुआ मिलेगा कि जो काउंटर पर बैठा है और एक जो है वो वहाँ पर, मतलब वो जो बंदा है वो एक बार चेक कर रहा है, कि जो काउंटर वाला हमेशा वो रूटीन सिस्टम का पार्ट होता है, वो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स का पार्ट होता है। हमेशा जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शन हो रही है वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को चेक करते हैं। तो ये इंटरनल चेक जो है वो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स का पार्ट होता है, वो कॉन्टीन्यूसली एज अ पार्ट ऑफ द रूटीन सिस्टम होता है। एंड यहाँ पर एक पर्सन का काम जो है कॉम्प्लीमेंट्री दूसरे पर्सन ने जो है चेक कर लिया होता है, तो इस तरीके से होता है। एंड यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है ड्यूटीज़ को एलोकेशन करने का, कि किसी के पास में एक्सक्लूसिव पूरा कंट्रोल ना हो, स्टार्टिंग से एंड तक का पूरा कंट्रोल ना हो। इंटरनल चेक सिस्टम जो है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर इस तरीके से लगाए जाते हैं जो मैं बताऊंगा अभी। इंटरनल चेक्स अगर मान लो कैश के रिगार्डिंग है, तो देयर शुड बी अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। सारी की सारी ट्रांजेक्शन पर पूरा अच्छे तरीके से इंटरनल चेक जो है वो होना चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ फ्रॉड जो है वो, मैंने आपको स्टार्टिंग वाले चैप्टर के अंदर भी बताया था कि ज़्यादातर जो फ्रॉड्स होते हैं ना वो कहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, कैश में। क्योंकि कैश जब भी आता है या जाता है ना वो दिखता नहीं है, एक्चुअली में होता यही है। तो उसके अंदर फ्रॉड करना बहुत ईजी है। तो प्रॉपर इंटरनल चेक ना, सबसे ज़्यादा गड़बड़ और या फ्रॉड होने के चांसेस किसके ऊपर है, कैश में। तो यहाँ पर चेक्स भी जो है ना, मेजोरिटी ऑफ फ्रॉड जो है वो कैश में होते हैं। तो ऑडिटर जो है वो उसको फैमिलराइज करना चाहिए अपने आप को इंटरनल चेक सिस्टम से। जो है वो जो भी ऑपरेशन के अंदर मैनेजमेंट लगा रहा है ना उसको, ये इसको क्लोजली मॉनिटर करता है ऑडिटर जो है वो, क्या कर क्या रहा है क्लाइंट जो है वो, मतलब फ्रॉड्स को रोक कैसे रहा है वो देखता है, मॉनिटर करता है। ड्यूटीज जो भी कैश के अंदर होती है ना वो इस तरीके से डिवाइड होती है कि ऑटोमेटिक चेक जो है वो होना चाहिए वेरियस फंक्शनरीज जो भी कनेक्टेड है कैश सेक्शन में। अब जैसे आप ये समझ सकते हो कि जो है वो, इसीलिए जो है वो क्या होता है कि जो कैश के अंदर जो कैश वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उनको इनकरेज करा जाता है कि आप वेकेशन वगैरह पे जाकर आओ, और उनकी ड्यूटीज़ को जो है वो रोटेट करा जाता है। और रोटेशन से भी क्या होता है, फ़र्क पड़ता है कि एक ही बंदा अगर परमानेंट होकर बैठा रहता है ना तो उसको इंकरेजमेंट मिलता है कि हाँ वो फ्रॉड आसानी से कर सकता है। लेकिन अगर उसकी जॉब को रोटेट करते रहोगे ना, तो क्या है ना, वो कोल्यूड करने से डरेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो जो है वो रोटेट होगा तो जो दूसरा पर्सन आएगा उसको समझ ना आया कि जो है वो कि वो कैसे पैसा गप हो गया है, कोई बात आ गई, तो वो थोड़ा डरता है, रोटेशन में डरता है बंदा। अगर आप जो है लॉजिकली सोच के देखोगे ना, कॉमन अंडरस्टैंडिंग से भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है।
क्योंकि ये देखो वहाँ पर जो है वो क्या होता है, उसको डर लगा रहता है कि जो पहले वाले बंदे को क्या डर लगा रहता है कि दूसरे वाला आके उसकी जो उसकी चोरी है वो पकड़ ना ले, तो इसीलिए रोटेशन के टाइम पे डर लगा रहता है। अब अगर बात करी जाए इंटरनल चेक एज रिगार्ड कैश रिसिप्ट के रिगार्डिंग में, जो है वो कैसे जो है वो होता है वो सीखो। अब जैसे कैशियर है, जो भी कैशियर होता है ना, उसको जो है किस चीज़ का एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, इनकमिंग मेल बॉक्स बुक्स जो भी होती है ना, इनकमिंग मेल बुक्स जो कि उससे कंसर्न नहीं है, उसको जो है वो उसका एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। या फिर पैटी कैश फंड, जो कि मतलब पैटी कोई छोटे मोटे खर्चों के लिए जो होता है, उसके लिए कैशियर को उसका एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, और लेजर्स का भी एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि वो उसको लेजर का भी एक्सेस मिलेगा, उसको कैश का भी एक्सेस मिलेगा, तो वो क्या करेगा, जो भी उसके पास में कैश का क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको वो मैच कर देगा लेजर से। तो नहीं, उसके पास में लेजर के अकाउंट के बैलेंसेस नहीं होने चाहिए, पैटी कैश फंड्स जो है वो नहीं होने चाहिए। नहीं तो वो पैटी कैश फंड्स को यूज़ कर कर अपने बैलेंस को जो मतलब नेट ऑफ करके उसी पोजीशन में लेकर आने की कोशिश करेगा। मत करो, ऐसा नहीं करा जाता, इसीलिए नहीं भी दिया जाता, ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती हैं। ऐसे ही इसके अंदर सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि जो रेमिटेनेंसेज है, जो भी मतलब पेमेंट्स वगैरह हो रही है, रेमिटेनेंसेज हो रही हैं, जो भी ओपन करी गई हैं, शुड मतलब वो कैशियर से ओपन होती हैं। और मतलब कैशियर जो है पे तो कर रहा है, लेकिन उसके सामने एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को भी रखा जाता है, कि जो पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उस कैशियर की। मतलब एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए जो कहे कि हाँ ये कैशियर जो है काम सही से कर रहा है। तो होता है कि रेमिटेनेंस से जो भी कैशियर करता है ना, वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के प्रेजेंस में होनी चाहिए। और जो भी कैश या फिर जो भी बैंक ड्राफ्ट रिसीव्ड हो रहे हैं, जो भी चेक या फिर जो भी बैंक ड्राफ्ट रिसीव्ड हो रहे हैं, वो जो है वो कैसे मार्क्ड होने चाहिए कि वो नॉट नेगोशिएबल, और अकाउंट पे ही, कि जिसके अकाउंट में जो है वो पैसा जाना उसी के पैसे में जाए, तो अकाउंट पे ही हमेशा जो है ना होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जो है क्रॉसिंग कर देते हो ना अकाउंट पे ही चेक की, तो उसमें गड़बड़ होने के चांसेस जो है कम हो जाते हैं। क्योंकि वो ही पर्सन जो है वो उस पैसे को क्या कर सकता है, निकाल सकता है। ठीक है, आप समझ भी पा रहे होंगे। एंड इसके अंदर थर्ड पॉइंट जो है वो क्या आ जाता है, जैसे मान लो कोई भी पैसा रिसीव हुआ, वो उसी दिन पर एंड ऑफ द डे में बैंक में डिपॉजिट होना चाहिए, या फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में डिपॉजिट करा दो, ताकि जो है वो पैसा जेब में डालना गप करने वाली चीजें ना हो, उसी वक्त कराओ। इंटरनल चेक्स ऐसे रखा जा सकता है कैश पर। और फोर्थ पॉइंट जो है वो हमें ये सिखाता है कि जब कैश मिल रहा है, मान लो मुझे जो है कितने का कैश मिला, 50,000 का कैश मिला, मैं कौन, मतलब मैं जो है वहाँ पर कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, और मुझे अगर मान लो कोई कंपनी से कैश मिला, तो मैं जो है वो ना उसको एक्नॉलेज करूँ, मेरे को जो उसको मिलेगा ना, जिससे मुझे मिल रहा है, मुझे उसको क्या देना है, एक प्रिंटेड रिसिप्ट देनी है कि हाँ मुझे कैश रिसीव्ड हुआ है। और ये जो रिसिप्ट है ना, ये इसके अंदर एक काउंटर फॉइल होना चाहिए, एक सीक जो है वो होता है, काउंटर फॉइल होता है, आपने देखा भी होगा वाउचर्स वगैरह में काउंटर फॉइल होता है, तो वहाँ पर काउंटर फॉइल होना चाहिए। और ये जो रिसिप्ट्स है ना, जो भी रिसिप्ट्स हैं, ये कॉन्सिक्वेंटली नंबर्ड होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो हम जो है वो ऑडिटर आसानी से देख पाए, और इंटरनल चेक भी बना रहे हैं कि भाई 1 2 3 4 5 6 सातवां कहाँ गया वाउचर, वो तो कॉन्सिक्वेंटली नंबर थे। अच्छा, यहाँ पर एम्प्लॉय ने फ्रॉड कर लिया, तो आप समझ रहे होगे बात को, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो ये रिसिप्ट होती है ना कॉन्सिक्वेंटली नंबर्ड होती है ना, तो कोई पर्ची फाड़ ले और पैसा गप कर ले, उसके चांसेस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। और ये जो रिसिप्ट्स हैं, जो भी पैसा मिल रहा है, रिसिप्ट्स मतलब जो भी पैसा मिल रहा है, वो लॉक और की के अंदर होना चाहिए। मतलब जो भी पैसा मिल रहा है उसे एक तिजोरी में बंद करके रखो। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो जो है वो खुला पड़ा हुआ है, जो है कोई भी जो है वो ले जाए, तो वो नहीं होना चाहिए। ये भी बात जो है वो ध्यान में रखने वाली है। देन एक बात समझो, अगला आ जाता है हमारे पास में कैश रजिस्टर, जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। हम किस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, कैश रजिस्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। ऐसी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो कैशियर को बनानी चाहिए। एंड कोई और भी पर्सन जो है वो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाए फ्रीक्वेंटली। और एक बात आप और समझो, जैसे अगर मान लो कोई कैश के अंदर सेल हो रही है, वो इतनी ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए ताकि कोई भी मिस अप्रोप्रिएशन का जो है चांसेस ना रिड्यूस हो जाए, तो वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होनी चाहिए अगर कैश के अंदर सेल हो भी रही है तो, ताकि कोई कैश की सेल का पैसा अपनी जेब में गप ना कर ले। इसके बाद में आप ये वाला समझो कि अगर मान लो कोई कलेक्शन जो है अभी ट्रैवलर्स वगैरह जो है वो कोई सिस्टम ऑफ कलेक्शन बाय द ट्रैवलर्स वगैरह, उसको डिस्करेज करो। एंड और देखो यहाँ पर एक कैशियर जो है वो, कैशियर को क्या प्रिपेयर करने चाहिए, पेन स्लिप्स जो है वो प्रिपेयर करने चाहिए। जो भी पैसा जो भी कौन रिटेन करेगा, वो पेन स्लिप्स जो भी बैंक रिटेन करेगी, फाइनली जो है बैंक उन पेन स्लिप्स को रिटेन करे।
तो कैशियर को बोलो कि आप जो है पेन स्लिप्स बनाओ, पेन स्लिप्स बनाओ, और वो जो है वो बैंक रिटेन करके रखेगी। और मान लो जो जो काउंटर फॉइल्स हैं, उन पेन स्लिप्स के काउंटर फॉइल्स बनाए जाएंगे। तो वो काउंटर फॉइल्स ऐसा नहीं कैशियर को ही बोल दो, नहीं तो वो तो क्या करेगा, वो तो सब कुछ मैच करके डाल देगा, लेकिन नहीं, वो जो है वो किसी और क्लर्क को बोलो, कैशियर के अलावा किसी और क्लर्क को बोलो कि आप जो है वो काउंटर फॉइल्स बनाओ उस पेन स्लिप्स के। एंड अगर वो बनाएगा तो ठीक से काम होगा। ऐसे ही जो है वो इंटरनल चेक्स जो भी कैश के ऊपर रिसिप्ट्स पर है ना, अच्छे से जो है वो चेक करा जा सकता है, जहाँ पर एक पर्सन का काम दूसरा पर्सन चेक कर सकता है, और किसी भी एक पर्सन को स्टार्टिंग से एंड तक पूरी अथॉरिटी नहीं मिलेगी। देन आ जाता है इंटरनल चेक एज रिगार्ड टू कैश पेमेंट्स। कैश पेमेंट्स पर भी हम इंटरनल चेक लगा सकते हैं। कैसे, सोचो, देखो, एज फार एज पॉसिबल जो भी सारी की सारी पेमेंट्स है ना, वो कैसे होनी चाहिए, चेक्स के थ्रू होनी चाहिए, चेक्स के थ्रू होनी चाहिए। और वहाँ पर जो है वो जब भी पेमेंट हो रही है, वो जो चेक से भी हो रही है, तो वहाँ पर ऑथराइज्ड किससे होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल पर्सन उसे ऑथराइज करे। सारी अथॉरिटी एक ही पर्सन को मत दो, घपला होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो जो सारी की सारी पेमेंट है चेक से होनी चाहिए, और वहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए जो ऑथराइज करे उसे। एंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है वो क्या करे, साइन करे। इसके बाद में अगला पॉइंट आ जाता है, जो भी एम्प्लॉयज़ है ना, जिनको ऑथराइज करा गया साइन करने के लिए या फिर काउंटर साइन करने के लिए चेक्स को, उनको जो है वो उनकी कोई और अदर ड्यूटी नहीं होनी चाहिए कैश से कनेक्टेड में। क्योंकि उनको बस एक ही काम दिया गया कि आपको क्या करना है, कि आपको जो है साइन या काउंटर साइन करना है चेक्स को, उनको कोई और काम मत दो, नहीं तो वो जो है वो क्या करेंगे, वो जो है वो एंट्रीज जो भी लेजर के अंदर एंट्रीज होंगी ना, उनको इन्फ्लुएंस कर देंगे। तो नहीं, जिन्हें साइन करने के लिए कहा गया, चेक वगैरह पे साइन करना है, काउंटर साइन वगैरह करना है, उनको ऐसा नहीं है कि लेजर्स वगैरह की भी जो अथॉरिटी दे दो, नहीं तो वो क्या करेंगे, जो भाई वो चेक के अंदर देख लेंगे कि सब कुछ जो है अगर उन्होंने घपला कर रखा होगा, वो लेजर के अंदर भी घपला कर देंगे। तो नहीं, एम्प्लॉय जिनको साइन या काउंटर साइन करना है, उनको जो है वो लेजर का एक्सेस मत दो। समझ रहे हो ना बात को। और तीसरा आता है पैटी कैश, जो है वो किसके अंदर जो है वो मेंटेन होना चाहिए, इम्प्रेस सिस्टम के अंदर जो है वो पैटी कैश जो है वो उसको मेंटेन करवा के रखो। छोटा मोटा जो पैटी कैश है ना, छोटा मोटा कैश जो भी होता है, जो भी डेली डेली एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए पैटी कैश जो होता है उसको बोलते हैं, उसको मेंटेन करना चाहिए इम्प्रेस्ड सिस्टम के अंदर। ठीक है, उसको अलग से मेंटेन करो इम्प्रेस सिस्टम के अंदर। एंड ताकि उसको जो है वो ना मेन बिजनेस वाले कैश से जो है वो क्या ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए। तो वो बात आप जो है ध्यान में रखना। एंड वेजेस की पेमेंट के लिए एफिशिएंट सिस्टम होना चाहिए, जो कि हम जो है वो सेपरेटली जो है किसी और चैप्टर में जो है वो डिस्कस करेंगे, वाउचिंग वेरिफिकेशन में जो है वो डिस्कस करेंगे कि कैश के रिगार्डिंग में ना सेपरेट इंटरनल चेक्स होने चाहिए। एंड वाउचर्स की नंबरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, एंड वो ऑर्डर में होने चाहिए। वाउचर्स की नंबरिंग जो है वो क्या होनी चाहिए, वो प्रॉपरली नंबर्ड होने चाहिए वाउचर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं नहीं, ऐसा ना हो पहला 1 आ रहा है वाउचर का नंबर, फिर 512, ऐसे ना हो। और जो नंबरिंग है ना वो वैसे ही हो रखी हो प्रिंटेड फॉर्म में। और कैशियर को मत बोलो कि आप नंबर करो, नहीं तो वो क्या करेगा, जो उसको वाउचर को गप करना होगा वो गप कर लेगा। है वो तो जब मर्जी पहले वाउचर के बाद में जब उसको जो 2 नंबर बनाने का सेकंड वाउचर बनाना होगा उसको सेकंड बनाएगा, और जो बीच के होंगे वो तो खाता रहेगा। उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। 1 2 3 4 5 6 कॉन्सिक्वेंटली नंबर में ऑर्डर में करो। एंड वो वाउचर नंबर को जो है वो लिखना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि जो है वो आजकल जो है कस्टमर मांगते ही हैं। एंड देन फिर वो जो है वो कुछ गप नहीं कर पाएगा अगर प्रिंटेड वाउचर्स वगैरह होंगे। एंड प्रॉपर इंटरनल चेक होना चाहिए कैश सेल्स से रिगार्डिंग। एंड कास्टिंग जो है वो कैश बुक की इंडिपेंडेंटली चेक होनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है, इंटरनल चेक एज रिगार्ड टू द कैश पेमेंट्स। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है इंटरनल चेक एज रिगार्ड वेजेस। वेजेस के रिगार्डिंग में भी जो है वो इंटरनल चेक जो है वो बनाया जाता है। कैसे, वो समझो। जैसे अगर मान लो मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स वगैरह की बात करूँ, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो रही है, सोचो, इमेजिन करो, जहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वहाँ पर वेज बिल जो होता है ना, उसका बहुत बड़ा रोल जो है वो चलता है। इंटरनल चेक जो है वो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेजेस के रिगार्डिंग। और अगर मान लो मैं इंटरनल चेक की मैं बात करूं, तो यहाँ पर हम जो है वो जो है मैंने कहा नहीं था कि जो है वो इंटरनल चेक एज रिगार्ड वेजेस, वेजेस की डिस्कशन यहाँ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एज रिगार्ड एज वेजेस। तो सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक एज रिगार्ड एज वेजेस वो जो है वो कैसे करा जाता है, देखो। अब यहाँ पर कैसे इंटरनल चेक करा जाएगा, इन एडिक्वेट टाइम रिकॉर्ड दिस में रिजल्ट इन द वर्कर रिसीविंग द वेजेस फॉर टाइम नॉट डिवोटेड। अगर इनएडिक्वेट टाइम रिकॉर्ड्स हैं या फिर इनएडिक्वेट पीस वर्क रिकॉर्ड है, दिस विल रिजल्ट कि वर्कर जो है वो जो भी वेजेस रिसीव कर रहे हैं वर्क, उनको उन उस चीज़ों का पैसा मिल जाएगा जो कि उन्होंने काम नहीं करा है। तो वो बातें भी ध्यान में रखनी है। कोई भी इनएडिक्वेट पीस वर्क रिकॉर्ड्स हैं तो उसका रिकॉर्ड बना के रखो। और एरर इन प्रिपरेशन ऑफ द कैश वेज शीट और पे रोल्स,
और अगर मान लो कोई भी जो है वो वेज शीट बनाने में कोई एरर हो रही है, फिर पेरोल वगैरह में कोई एरर हो रही है, तो उससे भी जो है वो डेंजर्स आ सकते हैं। ठीक है। तो इस और जो है वो वेज शीट के अंदर मैनिपुलेशन जो है वो अगर हो जाएगी तो भी जो है वो ये एक डेंजर जो है वो बन जाएगा। तो वो आपको जो है वो ये बातें ध्यान में रखनी है। अब अब अगर हम इंटरनल चेक को जो है सजेस्टेड करा जाता है कि हर पर्टिकुलर केस के अंदर जो है वो इनएडिक्वेट टाइम रिकॉर्ड्स हैं, या फिर इनएडिक्वेट पीस वर्क रिकॉर्ड्स हैं, या फिर वेज शीट गलत बनाई जा रही है, पेरोल गलत बनाया जा रहा है, या फिर वेज शीट के अंदर मैनिपुलेशन वगैरह हो रही है, तो इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है? थ्रू द प्रॉपर इंटरनल चेक। प्रॉपर इंटरनल चेक जो है बनाया जाए। प्रॉपर इंटरनल चेक से हर के अंदर जो है वो क्या होगी, प्रॉब्लम को सोल्व करा जा सकता है। अब कैसे है देखो, सबसे पहले टाइम रिकॉर्ड आ जाता है। अगर मान लो वेजेस जो है वो पे करे जा रहे हैं, टाइम बेसिस के हिसाब से पे करा जा रहा है, तो जो टाइम है ना एम्प्लॉय का, कि कब वो आ रहा है और कब वो जा रहा है, उसको रिकॉर्ड करो। और ये जो है वो क्या कौन रिकॉर्ड करेगा? गेट कीपर रिकॉर्ड करेगा। जैसे अगर आपने कहीं पर ना अगर आपने मतलब कोई ऐसी कोचिंग्स वगैरह ली होंगी, या फिर कोई ऐसी कोई ट्रेनिंग वगैरह जो है वो ली होगी ना, तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, एंट्री टाइम भी लिखते हैं और एग्जिट टाइम भी लिखते हैं। ठीक है, ताकि जो है वो ना कोई बंदा लेट आए ना तो उसकी एब्सेंट मार्क हो जाती है। तो आप समझ रहे हो, उससे लिंक कर लो कि जो है वो यहाँ पर या तो गेट कीपर या फिर टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक जो है उसके थ्रू रिकॉर्ड करा जाएगा। फर्दर जो फोरमैन ऑफ ईच डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, टाइम ऑफ एंटरिंग एंड लीविंग द डिपार्टमेंट जो है वो उसका देखा जाएगा। ये एक तरह से काउंटर चेक की तरह ही काम नहीं करेगा, बट एक डिटरेंट होगा कि कोई वेस्ट तो नहीं कर रहा टाइम को। ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है कि टाइम रिकॉर्ड को ऐसे चेक करा जा सकता है। देन आ जाता है हमारे पास में एक प्रॉब्लम ये भी थी, चार प्रॉब्लम थी ना, चारों को जो है वो इंटरनल चेक से जो है सॉल्व करा जाएगा। अब दूसरी क्या प्रॉब्लम थी, पीस वर्क रिकॉर्ड की। देखो, अगर मान लो वेजेस जो है पीस वेज बेसिस पर पे करे जा रहे हैं, तो अगर अफिशिएंट सिस्टम होगा रिकॉर्डिंग का, पीस वर्क का होना बहुत ज़रूरी है अगर हमारे को जो है वो फ्रॉड रिमूव करना है। तो अगर मान लो कोई भी वर्क जो है वो दिया जा रहा है, कोई भी काम दिया जा रहा है, तो वो कंसर्न्ड पीस वर्क कार्ड के अंदर कंसर्न्ड पीस वर्कर कार्ड के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए। कंसर्न्ड पीस वर्कर कार्ड के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए उसको कोई जो भी काम मिला है। एंड जब वो काम कंप्लीट होगा तो वो कार्ड जो है वो वर्कर साइन कर देगा और फोरमैन साइन कर देगा। एंड जब अगर मान लो ज़रूरत पड़ रही है तो स्टोर कीपर से भी कहो कि उसके ऊपर साइन कर दो। तो इससे क्या होगा कि जब वो जो है वो जो भी काम उसे दिया गया वो एंटर्ड हुआ, एंड जब वो काम कंप्लीट होगा तो वो जो है वो वर्कर या फिर वो जो फोरमैन है वो क्या कर देगा, उसे साइन कर देगा। तो उससे क्या होगा, एक इंटरनल चेक जो है वो बना रहेगा पीस वर्क जो है वो रिकॉर्ड के अंदर। ठीक है। अब इसके बाद में आप एक बात समझ के चलो, प्रिपरेशन ऑफ द वेज शीट। सेपरेट वेज शीट जो है वो यूज़ करी जाती है टाइम वर्क्स एंड पीस वर्कर्स के लिए। सेपरेट वेज शीट जो है वो प्रिपेयर करी जाती हैं। अब ये जो है वो रूल्ड करी जाती है ताकि रिकॉर्ड करे जा पाए सारे एसेंशियल पर्टिकुलर्स। उस वेज शीट में सारे पर्टिकुलर्स जो है वो लिखे जाएंगे। स्पेशल कॉलम जो है प्रोवाइड करा जाएगा वहाँ पर। उस वेज शीट में क्या लिखा जाता है, सेपरेट कॉलम बनाए जाते हैं। ग्रॉस अमाउंट कितना पेबल है, डिडक्शन कितना है, शेड इंश्योरेंस का अमाउंट कितना है, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन का है, लोन का अमाउंट कितना है, नेट अमाउंट पेबल कितना है। और ये जो कॉलम्स हैं ये प्रोवाइड करे जाते हैं। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो ESI के अंदर कितना है। एंड टाइम वर्कर्स हैं तो उनके लिए गेट कीपर रिकॉर्ड जो है बनाए जाते हैं। डिपार्टमेंटल टाइम रिकॉर्ड जो है वो कंपेयर जो है दो क्लर्क के बीच में जो है कंपेरिजन करा जाता है। डिस्क्रिपेंसी होती है तो कोई भी जो है वो इंक्वायरी करी जाती है। थर्ड क्लर्क को जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए कहा जाता है कि वेज शीट वगैरह का नेम ऑफ द एम्प्लॉयज़ लिखा जाता है, रेट ऑफ द वेजेज एंड अदर पर्टिकुलर जो है वो लिखा जाता है। और ये जो एंट्रीज हैं ये कौन चेक करता है, सारी की सारी एंट्रीज कब क्या क्या हुआ, ये कोई और अदर क्लर्क जो है वो चेक करता है। और नेट अमाउंट जो भी पेबल है, हर वर्कर को कितना अमाउंट नेट पेबल हुआ, वो भी कोई और अदर क्लर्क करेगा, तभी जाके तो इंटरनल चेक बना रहता है। एंड सिमिलरली जो वेज शीट है वो कौन प्रिपेयर करा जाता है, पीस वर्कर्स के लिए भी जो है वो वेज शीट्स बनाई जाती हैं। तो ऐसे करके इंटरनल चेक जो है वो मेंटेन करा जाता है वेजेस शीट के लिए। अगर मैं बात करूं पेमेंट ऑफ द वेजेस के अंदर, तो वेजेस जो है वो कौन पे करता है, वेजेस जो है वो किसको पे करनी चाहिए, शुड बी पेड बाय द कैशियर। कैशियर जो है वो वेजेस पेड करेगा। और कैशियर के पास में कोई उसके पास में वेज शीट बनाने का लेकिन वो नहीं होना चाहिए, प्रिपरेशन करने का उसके हाथ में वो पावर नहीं होनी चाहिए। नहीं तो वो तो अपने हिसाब से जितना उसने कैश पे किया उसी के हिसाब से वेज शीट बना देगा। नो, उसके हाथ में वेज शीट बनाने का प्रिपरेशन मत दो। वो वेजेस पे करने का काम है उसका, लेकिन वो वेज शीट बनाने का काम उसका नहीं है। सेपरेट चेक जो है वो ड्रॉन करा जाएगा फॉर द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ द वेजेस। और वर्कर जो है वो अटेंड करेंगे पर्सनली, उनको वेजेस रिसीव करनी है तो उसे पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए। और किसके प्रेजेंस में, कोई फोरमैन के जो है वो जो है वो रिस्पॉन्सिबली जो है वो जिसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, ताकि कोई भी जो है वो इम्पर्सोनेशन जो है वो अवॉइड हो जाए।
एंड अगर मान लो कोई एब्सेंटी हो गया, कोई जो है वो जिसको पैसा मिलना था वो एब्सेंट हो जाता है, तो उसका उसी वर्कर को पे करना है, ठीक है। जब वो ब्रॉड करेगा जो है वो लेटर ऑफ अथॉरिटी जो है वो लेकर आएगा कि मेरा को पैसा नहीं मिला था क्योंकि मैं जो है वो एब्सेंट वगैरह था, तो उसी को पे कर रहेंगे जब वो प्रेजेंट हो जाएगा। अब इंटरनल चेक जो भी कैश जो भी परचेजेस है, परचेजेस पर जो है वो इंटरनल चेक जो है वो कैसे लगाए जाते हैं वो सीखो। और उसके बाद में हम ये सीखेंगे कि इंटरनल चेक जो है वो हम जो है वो सेल पर कैसे लगाते हैं, एंड देन इंटरनल चेक एंड ऑडिटर जो है सीखेंगे। सबसे पहले यही सीख लेते हैं, इंटरनल चेक एज रिगार्ड परचेजेस। वेट अ सेकंड, देखो इंटरनल चेक एज रिगार्ड परचेजेस के अंदर हम जो है वो ये सीखते हैं। देखो अगर कोई इंटरनल चेक है तो इंटरनल चेक के अंदर कोई भी जो है, अगर मान लो कोई भी इंटरनल चेक, कोई भी कंसर्न है, कोई भी बिजनेस कंसर्न इंटरनल चेक जो है वो अडॉप्ट कर रही है, वो किस बात पे जो है डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि बिजनेस का साइज क्या है एंड रिसोर्सेज क्या है। इसीलिए जो सिस्टम है ना इंटरनल चेक का परचेजेस का, वो कैसे सजेस्ट करा जाता है, ऐसे होना चाहिए कि अगर मान लो कोई भी परचेज का ऑर्डर मिला, वो जो है वो किसके अंदर रिकॉर्ड करना चाहिए, परचेज ऑर्डर बुक के अंदर रिकॉर्ड करो ना। जब परचेज का ऑर्डर मिला तो उसे परचेज ऑर्डर बुक में रिकॉर्ड करो। एंड वो जो है प्रॉपरली ऑथराइज भी होना चाहिए, परचेज का ऑर्डर जो है प्रॉपरली ऑथराइज भी होना चाहिए। एंड उसकी एक कार्बन कॉपी, उसके पीछे एक कार्बन कॉपी आती है, ब्लू कलर की होती है, उसको वो भी मेंटेन करके रखो, वो भी कैप्ट करके रखो, ताकि खोने का कोई ये ना कहे कि खो गया, ये हो गया, वो हो गया, प्रॉपर कार्बन कॉपी होनी चाहिए। एंड जब गुड्स रिसीव हुए तो जो गेट कीपर होता है ना, जो गेट पे खड़ा रहता है, या फिर जो स्टोर कीपर होता है, वो जो है वो क्या बनाए, रिकॉर्ड्स बनाए अपनी गुड्स इनवर्ड बुक के अंदर। हाँ ये गुड्स आए हैं, ये गुड्स आए हैं, वो रजिस्टर बनाए, ठीक है। और इसके बाद में जो भी इन्वॉइसेस, मान लो सेलर से कोई भी इन्वॉइसेस आए हैं, वो किससे चेक करे जाएं, वो ऑर्डर बुक्स में से चेक करे जाएं एंड गुड्स इनवर्ड बुक्स में से, कि उसकी क्वालिटी ठीक है, क्वांटिटी, प्राइजेस एंड कैलकुलेशन। जो भी क्लर्क जो भी चेक कर रहा है, वो जो है वो क्या करेगा, वो इनिशियल भी करेगा इन्वॉइसेस को, उसके ऊपर इनिशियल्स भी करेगा कि हाँ मैंने चेक करा है, तो उसको अपने साइन भी करनी है। यहाँ पर इनिशियल्स वर्ड का मतलब समझो, सीखो कि इनिशियल्स का मतलब होता है छोटे छोटे साइन कर देना। जैसे ये इन्वॉइस है ना, यहाँ पे नाम लिख दिया, मेरा नाम जैसे ठीक है, जैसे अगर मान लो शिवम है, कोई जो है वो पर्सन है, तो वो चेक कर रहा है ना, तो वो ऐसे साइन कर देगा एस, जिससे पता लग जाएगा शिवम ने चेक करा है, तो इनिशियल्स वो कर देगा अपने। छोटे से होते हैं इनिशियल्स जो है वो करना है, ऐसा नहीं हो बड़ा बड़ा लिखना है, इनिशियल्स कर देने हैं बस उसे। एंड अगर मान लो नंबर ऑफ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, देयर आर नंबर ऑफ द डिपार्टमेंट, हर जो है वो अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो इनवॉइस जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट को भी भेजो चेकिंग के लिए। एंड एक बात और सीखो कि जो पेमेंट है ना हर इनवॉइस की, अगर मान लो हर इनवॉइस है उसकी पेमेंट जो भी हो रही है, वो रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल ही जो है वो उसकी पेमेंट करेगा। जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल है वो जो है वो किसकी पेमेंट करेगा, हर इनवॉइस की पेमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल से करवाओ। देन आ जाता है हमारे पास में अगला, इंटरनल चेक एज रिगार्ड सेल्स। सेल्स के रिगार्ड में आप बात समझो। देखो एक बात, जैसे मैंने आपको सिखाया था ना कि कैश के अंदर फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वैसे ही सेल्स के अंदर भी फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। गुड्स मान लो अगर अप्रूवल पर भेजे हैं, तो उसे एक्चुअल सेल्स जो है वो, या फिर उसे फिक्टिशियस सेल्स जो है वो मानना बुक्स में जो है वो पॉसिबल हो जाता है। जैसे मान लो मैंने किसी को जो है गुड्स जो है भेज दिया अप्रूवल पर, उसे जो है वो ऐसे भी बोला जा सकता है कि जो है वो एक्चुअल सेल है, या फिर जो है वो फिक्टिशियस सेल जो है वो बुक के अंदर, सेल बुक के अंदर रिकॉर्ड करी जा सकती है, ताकि जो है प्रॉफिट वगैरह बढ़ा दिया जाए, तो ये हो सकता है। फर्दर ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर की सेल को जो है वो हम इसी साल ले आएँ, या फिर हम जो है फिक्स्ड एसेट की सेल को भी हमने सेल ऑफ गुड्स जो है रिकॉर्ड कर दिया, जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना शेयर होल्डर को। तो वो अलग अलग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब ऐसे चीज़ों के अंदर इंटरनल चेक जो कैसे बनाए जा सकते हैं वो समझो। सारे के सारे जो ऑर्डर बस रिसीव हुए हैं वो उसे प्रॉपरली रिकॉर्डेड होने चाहिए, एंड वो राइटिंग के अंदर रिकॉर्ड होने चाहिए, ठीक है। जो भी ऑर्डर जो भी टेलीफोन में या फिर वर्बली हुए हैं, वो जो है उनको राइटिंग में जो है वो करवाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है ऑरली जो है सब कुछ काम हो रहा है, नो, इन राइटिंग में होना चाहिए वो। सारे के सारे जो गुड्स सप्लाइड करे गए हैं वो रिकॉर्डेड किसके अंदर होने चाहिए, जैसे मान लो कोई भी गुड्स जो है सप्लाइड हुए हैं, वो गुड्स आउटवर्ड बुक में लिखे होने चाहिए। मतलब वो जो सेल सेल जो भी बुक होती है सेल्स बुक में जो है वो लिखे होने चाहिए। एक तो होती है गुड्स आउटवर्ड बुक, जो कि सामान बाहर जा रहा है। गुड्स इनवर्ड बुक मतलब सामान अंदर आ रहा है। गुड्स बाहर कब जाते हैं, जब हम सेल करते हैं। गुड्स अंदर कब आते हैं, गुड्स जब हम परचेज करते हैं। तो गुड्स आउटवर्ड बुक के अंदर कौन सी, सेल की सारी ट्रांजेक्शन लिखी जाएंगी। ऐसे हमने जब अभी परचेज पढ़ा था तो हमने गुड्स इनवर्ड बुक पढ़ी थी, जो कि हमने परचेज के टाइम पे बनाई जाती है, ठीक है। एंड यहाँ पर इन्वॉइसेस को जो है वो कैसे बनाया जाए, डुप्लीकेट के अंदर बनाया जाए। एक कॉपी को जो है कस्टमर को सेंड कर दो और एक उसकी कार्बन कॉपी रखो। एंड जो भी डिटेल होगी हर इन्वॉइस की, वो जो है वो चेक करी जानी चाहिए। जब वो सेंड करी जा रही है उससे पहले चेक करो। ऐसा नहीं है कुछ भी बना के दे दिया, डिटेल चेक करो। और जो भी गुड्स जो भी एंटर्ड होंगे गुड्स आउटवर्ड बुक के अंदर, जहाँ पर स्टॉक कम हो रहा है बकायदा, उसको इन्वॉइस से चेक करा जाएगा कि हाँ ये आइटम बिका था, ये आइटम बिका था, इसका इन्वॉइस बना हुआ है नहीं बना हुआ।
नहीं तो ऐसा ही हो रहा है कि स्टॉक ही कम हो रहा है और जो है वो बताओ उसका इन्वॉइस नहीं बना हुआ। भाई वो इन्वॉइस का पैसा गया कहाँ? स्टॉक तो बिक गया, स्टॉक तो गोडाउन से बाहर निकल लिया, अब वो गया कहाँ? अच्छा, एम्प्लॉय ने कॉल्यूड कर लिया, उसने पैसा गप कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एंट्रीज जो है वो सेल बुक के अंदर जो है वो किसके बेसिस पर होनी चाहिए? एंट्री सेल बुक में रिकॉर्ड करी जाएंगी, एंट्रीज को सेल्स बुक में रिकॉर्ड करा जाएगा, लेकिन इन्वॉइसेस के बेस पर, ओनली इन्वॉइसेस के बेस पर रिकॉर्ड करा जाएगा। इन्वॉइसेस नहीं होंगे, सेल्स जो है वो बुक में नहीं रिकॉर्ड करा जाएगा, सेल्स को नहीं बढ़ाया जाएगा। और गुड्स जो है, मान लो कस्टमर है, कस्टमर को गुड्स कभी कभार ऐसा होता है कि पसंद आए नहीं आए, नहीं आए, अगर गुड्स जो है वो कस्टमर रिटर्न कर देता है तो वो रिटर्न इनवर्ड बुक में जो है वो लिखे जाएँ। एंड क्रेडिट नोट जो है वो उसका प्रिपेयर करा जाए। जब भी गुड्स रिटर्न करे जाते हैं ना, जब भी हमारे पास में गुड्स रिटर्न होते हैं तो कि हमें जो है वो क्रेडिट नोट बनाना पड़ता है। द सेलर, सेलर जो होता है वो क्रेडिट नोट जो है वो बनाता है उसका, ठीक है? तो वो है या नहीं है, बनाया नहीं बनाया। और रिटर्न इनवर्ड बुक के अंदर, रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या है कि रिटर्न इनवर्ड बुक का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है, रिटर्न इनवर्ड बुक का मतलब होता है सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है? क्योंकि वो रिटर्न हमारे पास में आ गया, कोई सामान बाहर गया था तभी तो रिटर्न हुआ ना, तो वो सेल्स रिटर्न बुक को ही क्या बोला जाता है? मतलब सेल्स रिटर्न बुक को, हाँ, जो है वो रिटर्न इनवर्ड बुक का बोला जाता है। और अगर मान लो कैश सेल हो रही है तो कैश जो भी रिसीव हुआ है एक पर्सन, कैश शुड बी रिसीव बाय अ पर्सन, जो है सेल्समैन के अलावा जो है कैश रिसीव होना चाहिए। अगर सेल्समैन ही पैस कैश रिसीव कर रहा है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है फर्जी, मतलब वो जो सेल्स वगैरह करके ना पैसा अपनी जेब में डालने की कोशिश करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अब इंटरनल चेक एंड ऑडिटर देखो, अब एक क्वेश्चन आता है कि कितना ऑडिटर जो है वो रिलाई कर सकता है इंटरनल चेक सिस्टम पर। आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कितना जो है वो बिलीव कर सकता है इंटरनल चेक, इंटरनल चेक, थक गए हम पढ़ के, इंटरनल चेक, इंटरनल चेक सिस्टम, इंटरनल चेक सिस्टम। एक ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताओ कि जो है वो, सर हमें एक ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि जो है वो इंटरनल की जो है वो एक ऑडिटर जो है मतलब कितना जो है वो बिलीव कर सकता है। देखो ये क्वेश्चन जो है वो ईजी नहीं है इस चीज़ को आंसर करना। ये जो है ना सारा का सारा जो है ये आंसर की ऑडिटर जो है वो कितना बिलीव कर सकता है, ऑडिटर कितना रिलाय कर सकता है, ये डिपेंड कर जाता है साइज एंड नेचर बिजनेस का कैसा है। बिजनेस का अगर साइज या नेचर कैसा है, बड़ा या छोटा है, उससे पहले जो अगर जो है वो चेक कर, इसके ऊपर जो है वो बिलीव बिठाने से पहले हमें जो है क्या करने चाहिए, स्टेप्स को जो है वो कुछ स्टेप्स हैं उनको लेना चाहिए। क्या? उसे स्टेटमेंट जो है वो लेनी चाहिए क्लाइंट से, इस रिगार्ड के, इससे रिगार्डिंग में जो है वो क्या लेनी चाहिए, उसे क्लाइंट से जो है वो स्टेटमेंट लेनी चाहिए। उसे स्टेटमेंट को एग्जामिन करना चाहिए अच्छे से। एंड जहाँ पर वो जो है वो क्या करेगी, जहाँ पर वो जो है वो अच्छे से बताएगा कि जो है साइज़ एंड नेचर क्या है बिजनेस का, बिजनेस का साइज़ या नेचर बड़ा है या छोटा है। एंड जहाँ पर एग्जामिन करा जाएगा स्पेशली वीकेस्ट पॉइंट से जो है वो देखा जाएगा। यहाँ पर ख़त्म हो जाता है ये सारा। इसके बाद में अब हम जो है वो सीखने वाले हैं इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट जो है वो सीखने वाले हैं, ठीक है? अब इंटरनल ऑडिट जो है वो क्या होता है, इंटरनल ऑडिट जो है वो ऑपरेशंस को रिव्यू करने के लिए इंटरनल ऑडिट जो है वो कराया जाता है। और रिकॉर्ड्स को अंडरटेकन जो भी बिजनेस ने करा है, स्पेशली जो भी स्टाफ को साइन करे गए हैं कॉन्टिन्यूस बेसिस पर, उसके लिए इंटरनल ऑडिट जो है वो कराया जाता है। मतलब ऑपरेशंस वगैरह का रिव्यू करना है हमारे को। इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या है कि ऑपरेशन, जो भी बिजनेस के ऑपरेशंस है ना, जो भी बिजनेस ऑपरेशंस कर रहे हैं हम, उनका जो है वो रिव्यू कराना चाहते हैं किसी पर्सन से, उसे जो है वो ऑडिटर से मतलब ऑडिटर से इन द सेंस कि वो इंटरनल ऑडिट जो है वो इंटरनल ऑडिटर्स आ जाते हैं, तो हाँ वो इंटरनल ऑडिटर से, ठीक है? इंटरनल ऑडिट को मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट अप्रेजल हो रहा है एक्टिविटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के भीतर भीतर ही हो रहा है। और क्या क्या हम रिव्यू कराया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन क्या रिव्यू कराना चाहती है, अपने अकाउंटिंग के काम को, अपने फाइनेंशियल के काम को, एंड अपने अदर बिजनेस प्रैक्टिसेस को भी जो है वो क्या कराना चाह रही है, रिव्यू करवाना चाह रही है। वो कैसे रिव्यू कराना चाह रही है? एज अ प्रोटेक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव आर्म की तरह जो है वो कराना चाह रही है। अब मैं बोलूँ तो ये एक ऐसा कंट्रोल है जो कि फंक्शन करता है जहाँ पर मेजर करा जा रहा है एंड इवेल्युएट करा जा रहा है इफेक्टिवनेस ऑफ अदर सिस्टम ऑफ कंट्रोल्स को। अब एक बात समझो आप, ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट क्या होते हैं? देखो ऑब्जेक्ट्स जो है वो इंटरनल ऑडिट के ऑब्जेक्ट्स ये होते हैं कि आपको करेक्टनेस वेरीफाई करनी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की करेक्टनेस जो है देखनी है कि जो है वो आपको, मतलब इंटरनल ऑडिटर जो है वो क्या करेगा, वेरीफाई करेगा कि जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग ठीक है या नहीं है, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड ठीक है या नहीं है। एंड वो कमेंट करेगा इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की, इफेक्टिव कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा। वो जो है वो कोशिश करेगा कि अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन हो जाए फ्रॉड्स का। एंड वहाँ पर जो है वो क्या इंश्योर करा जाएगा कि स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। और बात, एक बात समझो, इससे क्या होगा, अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन जो है वो हो जाएगा फ्रॉड का। एंड यहाँ पर जो है वो ये इंश्योर कराने के लिए कि स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है स्ट्रिक्टली उसे फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, ये भी इंश्योर कराने के लिए। एंड ये कंफर्म कराने के लिए कि जो लाइबिलिटीज़ है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंकर्ड हुई एंड हुई, अगर वो हुई हैं तो वो मतलब ढंग से जो है वो इंटरनल ऑडिट के थ्रू जो है पता चल जाती हैं। एंड
एसेट्स का प्रोटेक्शन जो है ढंग से हो पाए, तो इसीलिए इंटरनल ऑडिट जो है वो हेल्पफुल रहती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या कोई इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट के बीच में जो है वो कोई डिफरेंस होता है? द आंसर इज यस। इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट के अंदर जो है वो डिफरेंस होता है। तो इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? देखो, इंटरनल चेक के अंदर क्या है, ड्यूटीज़ को एलोकेटेड इस तरीके से करा गया है जहाँ पे एक पर्सन का काम दूसरा पर्सन चेक कर लेता है। लेकिन इंटरनल ऑडिट जो है वो क्या है, ऑपरेशंस का रिव्यू हो रहा है। इंटरनल ऑडिट के अंदर सेपरेट सैलरीड स्टाफ को जो है वो इंटरेस्टेड करा जाता है जो कि ऑडिट वर्क देखेगा। लेकिन इंटरनल चेक के अंदर कोई भी सेपरेट स्टाफ को अपॉइंट नहीं किया जाता। इंटरनल ऑडिट के अंदर जो क्लर्क का काम है, क्लर्क का काम जो है वो कौन चेक करेगा? इंटरनल ऑडिटर जो है वो चेक करेगा। ठीक है, लेकिन इंटरनल चेक के अंदर वर्क जो है, एक क्लर्क का काम जो है वो ऑडिटर नहीं चेक कर रहा है, यहाँ पर कोई और अदर पर्सन ही चेक कर लेगा, खत्म कर देगा, निपटारा मार देगा। एंड अगर मैं इंटरनल ऑडिट की बात करूँ तो फ्रॉड या एरर कोई भी हो रहे हैं जो कि ऑलरेडी जो है कमिटेड हो गए हैं, वो डिस्कवर्ड हो जाते हैं। लेकिन इंटरनल चेक के अंदर पॉसिबिलिटीज़ जो है वो होती हैं कि एरर एंड फ्रॉड जो है वो रिड्यूस हो जाए मिनिमम तक। तो ये होता है जनरली से। मैंने आपको इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट तो अच्छे से समझाई दिया, तो वो आप वैसे भी रिलेट करके जो है समझ सकते हो कि ये पॉइंट जो है मैंने आपको वैसे भी समझाई दिए हैं अच्छे से। ठीक है, अब इसके बाद में आप एक बात समझो। अब हम इंटरनल कंट्रोल जो है सब पढ़ते हैं, इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? देखो, इंटरनल कंट्रोल जो है वो क्या है, यहाँ पर जो है वो जो भी मैनेजमेंट वगैरह है, उसने जो भी इंटरनल कंट्रोल वगैरह बनाए हुए हैं, यहाँ पर जो है वो इंटरनल कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये रहता है कि ट्रांजैक्शन जो है वो ऑथराइजेशन के हिसाब से करे गए हैं या नहीं करे गए हैं। सारे ट्रांजैक्शन को प्रॉम्प्टली जब वो हो रही हैं तब रिकॉर्ड करी गई हैं नहीं करी गई हैं। सारे एसेट जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स हैं उनसे सेफ गार्ड जो है ढंग से करा जाए, एंड एसेट्स को जो है वो एग्जिस्टिंग एसेट से कंपेयर ढंग से करा जाए। ये एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का जो है वो काम होता है। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी इंटरनल चेक नहीं है, नो इंटरनल चेक, एंड यहाँ पर मतलब कोई भी इंटरनल चेक और कोई भी इंटरनल ऑडिट समझ रहे हो ना आप बात को? ये क्या मतलब लिखा है कि मतलब नो ओनली इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट, बट ये होल सिस्टम है कंट्रोल्स का। मतलब आप बस सिर्फ ये मत सोचो कि ये इंटरनल चेक है या फिर ये इंटरनल ऑडिट है, इसका मतलब है पूरा सिस्टम है ये कंट्रोल्स का, फाइनेंशियल एंड अदरवाइज। जो भी किसने एस्टैब्लिश करा है, मैंने अभी आपको बोला ही था, जो कि TCWG ने एस्टैब्लिश करा है इंटरनल कंट्रोल को, ताकि वो क्यों कर पाए, क्यों एस्टैब्लिश करा उसने? ताकि वो बिजनेस को जो है वो अच्छे से रन कर पाए ऑर्डरली मैनर के अंदर, एंड जिस तरीके से वो जो है वो अपने एसेट्स को सेफ गार्ड कर पाए, इसीलिए वो इंटरनल कंट्रोल बना के रखता है। एंड वो अपनी जो है वो एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को जो है वो क्या कर पाए, एज फार एज पॉसिबल जो है वो सिक्योर कर पाए, इसीलिए इंटरनल कंट्रोल जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, देयरफॉर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, इसका स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेबल हो जाता है। इसके अंदर दो टाइप के कंट्रोल आ जाते हैं, एक तो अकाउंटिंग कंट्रोल एंड एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अकाउंटिंग कंट्रोल का मतलब क्या है, यहाँ पर ये प्राइमरली जो है वो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का प्लानिंग हो रही है एंड प्रोसीजर्स वगैरह एंड रिकॉर्ड्स वगैरह जो भी कंसर्न किससे हैं, या फिर वो जो है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, एसेट्स की सेफ गार्डिंग से रिलेटेड है और फाइनेंशियल रिकॉर्ड की रिलायबिलिटी से रिलेटेड है। एंड अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स की बात करूँ, यहाँ पर जो है वो क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग हो रही है, जो कि कंसर्न मेनली किससे है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी से है। अब देखो एक बात बताऊं मैं आपको, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? वो वेल डेवलप्ड प्लान होता है जहाँ पर प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का डेलीगेशन जो है वो होता है, प्रॉपरली किसका काम क्या है, किसका काम क्या है, सब कुछ बताया हुआ होता है। ऐसा नहीं है कोई भी कुछ भी उठ के काम करने लग गया। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो मैनेजमेंट या फिर TCWG जो भी डिजाइन करती ही है ताकि जो है वो ढंग से काम जो है वो हो पाए। लॉकर की कीज एक पर्सन को देनी है वो जो है वो कैश निकालेगा, लेकिन उसको लेजर्स की जो है वो मतलब पावर मत दे के रखो। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छे से बनाया हुआ है सारा मैनेजमेंट ने, ताकि जो है वो रिस्क भी रिड्यूस हो जाए, एसेट्स में प्रॉपर्ली सेफ गार्ड हो, सारी ट्रांजेक्शन भी प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड हो, उसे बोला जाता है एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और तो गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होगा, जहाँ पर प्रॉपर्ली जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तुम्हारा काम लॉकर खोलने का, तुम्हारा काम जर्नल एंट्रीज करने का नहीं है, तो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बाइफोकेशन हो रखा है। एंड ये साइंटिफिकली डेवलप्ड होता है सिस्टम ऑफ रिकॉर्डेड प्रोसीजर्स, जहाँ पर जो है वो हमारे को रीजनेबल कंट्रोल जो है एसेट्स वगैरह पे रखना है, जो कि मैंने जैसे अभी बताया ही है। एंड यहाँ पर हेल्दी प्रैक्टिस का सिस्टम होता है, एंड ट्रेडिशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। एंड पर्सनल जो भी एंगेज है बिजनेस के अंदर, वो हाई क्वालिटी एंड कैरेक्टर के अंदर होनी चाहिए, और उनके पास में डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उनके पास में पूरी अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए कि उनका काम क्या है। एंड मैनेजरियल सुपरविजन भी जो है वो चाहिए होता है। अब एक बात बताओ, डिवीजन जो है वो इंटरनल कंट्रोल्स का डिवीजन हो जाता है। मतलब अगर जैसा जैसा बिजनेस का जो है वो नेचर होगा,
जैसा जैसा बिजनेस का नेचर एंड इन्वायरमेंट है जिसके अंदर वो काम कर रही है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है। 7 पॉइंटर्स आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है जनरल फाइनेंशियल कंट्रोल, कैश कंट्रोल, एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन, ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन, फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक का मेंटेनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। अगर मैं जनरल फाइनेंशियल कंट्रोल की बात करूं तो इस कंट्रोल के अंदर जो है वो क्या आ जाता है कि अफिशिएंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एडिक्वेट सुपरविजन होना चाहिए, रिकॉर्डिंग एंड डुप्लीकेटिंग सिस्टम अच्छे से स्टाफ हो, एंड जो है वो गुड रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो रखा हो। ऐसे ही कैश कंट्रोल का मतलब क्या है कि सर्टेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स वगैरह के रिगार्डिंग में। ऐसे ही एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन भी आ जाता है कि जहाँ पर जो है वो सारे के सारे जो है एम्प्लॉय के रेम्यूनरेशन जो है वो सारे सेक्शन जो है वो कवर हो जाते हैं। एंड रिकॉर्ड जो है वो बनाना रेम्यूनरेशन वगैरह का, प्रिपरेशन मेथड जो है वो देखना, ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन का आ जाता है डिवीजन, फिक्स्ड एसेट, स्टॉक मेंटेनेंस और इन्वेस्टमेंट जो है वो आ जाता है इसके अंदर कि किस तरीके से जो है वो कि कंट्रोल के प्रोसीजर जो है वो लगाए जाए इन्वेस्टमेंट वगैरह पर, जिससे जो है वो ऑथराइजेशन, रिकॉर्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स जो है वो मेंटेन वगैरह करी जाए एंड सेफ गार्ड करी जा पाए। टाइटल्स, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो है वो सही से जो है वो क्या करा जा पाए, सेफ गार्ड करा जा पाए। ये भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी क्वाइट रिस्की होती है। ऐसे ही मैं फिक्स्ड एसेट्स की बात करूँ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर फिक्स्ड एसेट पर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करा गया है उसको स्ट्रिक्ट चेक और सुपरविजन के ऊपर रखो। एंड जो अथॉरिटीज़ जब से कैपिटल एक्सपेंडिचर सैंक्शन हुआ है कि हाँ इसके ऊपर फिक्स्ड एसेट के ऊपर हमें खर्चा करना है, बिल्डिंग के ऊपर खर्चा करना है, जब से जो है वो सैंक्शन हुआ है वो उसे क्लियरली जो है डिफाइंड करो, ताकि कोई भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल जो है वो उसको मतलब उसको उसको जो है वो मिस एप्रोप्रिएशन का जो है वो चांस जो है वो रिड्यूस हो जाए मिनिमम तक। स्टॉक मेंटेनेंस मतलब स्टॉक जो भी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स का प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए कि ये रॉ मटेरियल का स्टॉक है, ये वर्क इन प्रोग्रेस का है, ये फिनिश गुड्स का है, प्रॉपरली मेंटेनेंस होना चाहिए। इसी को तो इंटरनल कंट्रोल कहते हैं, अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। एंड अगर रेगुलर स्टॉक टेकिंग प्रोसीजर जो है वो रेगुलरली स्टॉक टेकिंग होती रहनी चाहिए। अगर रेगुलर स्टॉक टेकिंग होती रहेगी तो ये एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है जिससे जो है वो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और जो है फिनिश गुड्स के जो चांसेस की जो है वो इसमें घपला होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। एंड एम्प्लॉय की रेम्यूनरेशन, यहाँ पर जो सारे के सारे एम्प्लॉय की रेम्यूनरेशन के सेक्शन जो है वो कवर हो जाते हैं कि और किस तरीके से रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन करे जा रहे हैं, और जो है वो प्रिपरेशन एंड मेथड जो है किस तरीके से पेमेंट होगी, ये सब कुछ आ जाता है। देन अगर मैं बात करूँ इंटरनल कंट्रोल एंड द ऑडिटर की, ऑडिटर जो है मेनली कंसर्न किससे होता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से, ताकि वो जो है वो उसको जो है वो मतलब वो उसको इंटरनल कंट्रोल जो है वो क्यों होता है, क्यों चाहिए होता है, क्योंकि देखो अगर अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा तो फ्रॉड और एरर के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। ठीक है, वेदर मिस्टेक्स, एरर एंड फ्रॉड जो है वो लाइकली टू बी लोकेट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अफिशिएंट इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता वो ये देखता है। हाउ फार एंड एडिक्वेटली मैनेजमेंट जो है अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज कर रही है वो ये भी देख लेता है। एंड कितना एक्सटेंसिव एग्जामिनेशन हो रहा है, कैसे कितना जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो हो रहा है, एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोग्राम जो है बनाया जा रहा है नहीं जा रहा, एंड किस एक्सटेंट तक रिलायबिलिटी जो है वो प्लेस करी जा रही है रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स वगैरह पर। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है वो क्या हो जाती है, वर्कआउट करती हैं। तो हमने यहाँ पर तीनों चीज़ें जो है वो अच्छे से सीख ली। इंटरनल चेक क्या होता है, इंटरनल ऑडिट क्या होता है, एंड इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, ये तो सारा खत्म हो गया हमारा। तो अगर जो है वो आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।